दोस्तों नमस्कार। थोड़े समय पहले आपने अखबारों में एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन पढ़ी होगी। इंडिया टू डिलीवर यूएस समन टू अडानी इन अलेज्ड ब्राइबरी केस। अब ये यूएस के अंदर अडानी की साहब की कंपनियों के ऊपर कुछ केस हुए। पर्पस ये था कि साहब इन्होंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट से पैसे उठाए और पूरी जानकारी नहीं दी। और जानकारी ये कि अडानी की कंपनियों ने भारत की कुछ राज्य सरकारों को रिश्वत दी और बदले में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। ये आरोप लगाया गया और आरोप ये इसलिए बना क्योंकि जो अमेरिका का कानून है वो ये कहता है कि आपको सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी, इंक्लूडिंग कि आपने किसी को रिश्वत दी या नहीं। अब सोचने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वहां के कानून के हिसाब से ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रिश्वत देके कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हो सकता है इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, तो वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब मुकदमा अमेरिका की अदालत में गया तो वहां पे उन्होंने इस बात को सही माना और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अडानी साहब को पेशी के लिए बुलाया जाए। अब अमेरिका की अदालत भारत के एक नागरिक को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे समन भेजेगी? डायरेक्ट हमारा ज्यूरिडिक्शन तो है नहीं, भारत सरकार अमेरिका के अंडर आती नहीं, भारत के न्यायालय अमेरिका के अंडर आते नहीं, तो फिर ये सम्मन कैसे जारी होगा, कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए कि अगर अमेरिकन सरकार वहां से चिट्ठी भेज देती या ईमेल कर देती कि आप आइए, अब उसकी क्या सेंटिटी है कि ये कागज सही है या गलत है, तो एक विवाद बन जाता। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब कहीं पे मुकदमा चल रहा हो और जो आरोपी है या अपराधी है वो किसी और देश में हो, तो उस तक कागज सम्मन कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन है। आज हम ब्रीफली उसकी चर्चा करेंगे कि किस आधार पे अडानी साहब तक ये सम्मन पहुंचाए गए, उसका क्या तरीका था। दोस्तों, एक कन्वेंशन है कि हेग सर्विस कन्वेंशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कानूनी कार्रवाई है, और ऐसा होता है कि अगर कहीं पे किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, लोग वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरे देश में सेटल हो गए, तो आपका मतलब यह है कि उस आदमी पे अब कार्रवाई नहीं होगी? क्या उस आदमी के साथ न्याय नहीं किया जाएगा जिसके साथ अन्याय हुआ है? कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब इस चीज की जरूरत थी। इसीलिए अब ये कहा गया कि अदालती कार्रवाई तो वही होगी जहां पे अपराध हुआ है, लेकिन जो अपराधी या सस्पेक्ट है या जो गवाह है, उसको हम कैसे बुलाएं उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए? तो उसके लिए एक सिंप्लीफाई इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की जरूरत थी। और उसका प्रयास ये था कि हम जो देश हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, नहीं तो अपराधी इस तरह से छुपते रहेंगे, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अब ये कन्वेंशन क्या है? 1965 में ये स्टैब्लिश हुआ। जब ये 1965 में कन्वेंशन स्टैब्लिश हुआ, तब पर्पस यही था कि भाई हम अलग अलग माध्यम से, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं थी, तो जो तरीके थे, चाहे हम हवाई जहाज से भेजें, पोस्टल डिपार्टमेंट से भेजें, बाई हैंड भेजें, किसके माध्यम से भेजें, डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से भेजें, ये सब बातें उस समय थी। आज तो आप कह सकते हैं कि हमने आपको ईमेल भेज दिया, आपके मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, या आप ऑनलाइन आ जाइए, वीडियो कॉल पे आ जाइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाइए, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, आपको आज की तारीख में परमिशन लेने की या बॉर्डर परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस समय थी, लेकिन वो कन्वेंशन आज भी जारी है। उसका पर्पस क्या है? इट स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ सर्विंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनली। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको कोई कागज भेजने हैं तो वो भेजे जाएंगे, लेकिन किन केसों से संबंधित ये भी जानना जरूरी है। अप्लाइज ओनली टू सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स, नॉट क्रिमिनल केसेस। अगर कोई मर्डर करके भागा है तब आप उसमें ये कन्वेंशन नहीं दे सकते, तब आपके लिए अलग प्रक्रिया है। फिर आपको उसके आईपीसी की धारा, वहां की पुलिस को आपको कहना होगा, बायलैटरल पे करके डिप्लोमेटिक चैनल से उसको अरेस्ट करवा के वापस बुलवाना होगा। ऐसे भगोड़े अपराधियों के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, ये सिर्फ सर्विसिंग के लिए। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? कवर्स ओनली सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स ओनली, एंश्योर्स प्रॉपर लीगल नोटिफिकेशन अक्रॉस बॉर्डर। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिला या नहीं, आपने भेजे 4 पेज, डाकिया लेके पहुंचा कि साहब आपके लिए समन आया, सामने वाले का मैं नहीं लेता, तब आप क्या करोगे?
विदेशी कोर्ट ने तो भेज दिया, आपने लेने से ही मना कर दिया, तो उस सम्मन का क्या होगा? अब वो डाकिया वापस तो उसको भेज नहीं सकता, क्योंकि उसको नहीं पता उसकी पोस्टल इश्यूज क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ जाएगा, कौन सा कागज सही है, गलत है, कितने कागज थे। मान लीजिए कि उसमें 10 कागज थे, पता लगा कि जी इसमें तो एक ही कागज निकला है। बहुत तरह के विवाद हो सकते हैं। तो उन सब को हटाने के लिए इट डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल केसेस, जैसा हमने कहा। अब की फीचर्स क्या है? एक सेंट्रल अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय ईच कंट्री। अगर आपको एक दूसरे देश के साथ कोऑर्डिनेट करना है तो एक ना एक एजेंसी तो चाहिए। जैसे पीएमएलए के केसेस हैं, उसमें हमारे यहाँ ईडी है। जिस तरह से डब्ल्यूटीओ मैटर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। इसी तरह डब्ल्यूटीओ के अंदर इंक्वायरी पॉइंट है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इंक्वायरी पॉइंट बनाया गया है कि किसी को भी उस सेक्टर के संबंधित इशू है तो आप उस इंक्वायरी पॉइंट से बात करिए। कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन सिंप्लीफाई हो, इसलिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाना जरूरी था इस एग्रीमेंट के हिसाब से। स्टैंडर्डाइजेज सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा, इसकी पूरी रूपरेखा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस है। अगर उस डिटेल में जाएंगे तो फिर ये बोरिंग और लंबा हो जाएगा। तरीके क्या होंगे सर्विस के? मेथड्स ऑफ सर्विस, सेंट्रल अथॉरिटी को भेजना है, पोस्टल सर्विस के थ्रू है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू है। अब सेंट्रल अथॉरिटी भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री हो सकती है, होम मिनिस्ट्री हो सकती है, या कोई और रिलेवेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो प्रोसेस ऑफ सर्विस क्या होगा? आप रिक्वेस्ट भेजेंगे सेंट्रल अथॉरिटी को। मान लीजिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, वो हमारे यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है। अथॉरिटी प्रोसेसेस एंड सर्व्स डॉक्यूमेंट, उसके पास कागज आएंगे, वो देखेंगे किसने भेजा और किसको डिलीवर करना है। वहां पे वो कागज असेंबल किए जाएंगे, देखे जाएंगे, और जब वो पहुंचा दिए जाएंगे उस व्यक्ति के पास, तो प्रूफ ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट इशूड। तब ये वापस सेंट्रल अथॉरिटी जिस भी अधिकारी को या डिपार्टमेंट के थ्रू भेजेगी, वो कहेगी कि आप जब सम्मन सर्व करते हैं, हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आप जाके सर्व करिए और वापस जवाब दीजिए। कभी कभी विदेशी भाषा में होता है तो ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, तो जो ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है उसको भी देखना होगा। और लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द रिसीविंग कंट्रीज लीगल रिक्वायरमेंट। अगर मेरे यहाँ पे चाइनीज नहीं बोली जाती है, या रशियन नहीं बोली जाती है, या यूरोप की कोई और भाषा नहीं बोली जाती है, और आपने समन लोकल भाषा में दे दिया, तो मैं कैसे उसको पढ़ूंगा या कैसे सर्व करूंगा? तो जो ट्रांसलेशन सर्विसेज है वो भी सेंट्रल अथॉरिटी को देखनी होंगी। एंड चेक कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस बिफोर सबमिशन। तो जो कंट्री भेजेगा वो ये देखेगा कि मैं इंडिया में जा रहा हूँ, इंडिया में इंग्लिश और हिंदी दो भाषाएं शायद चलती हैं, तो जो चाइनीज या रशियन या यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज है, उसको आप हिंदी या इंग्लिश में ढंग से ट्रांसलेट करें ताकि उसका मीनिंग ना बदले, और फिर आप उस कागज को सम्मन के लिए भेज सकते हैं। अब ये ऐसा कितने देशों में होता है, इसको भी समझ लेते हैं। 80 देश हैं जो इस पूरे जो कन्वेंशन के भागीदार हैं, और ज्यादातर बड़े देश हैं इसमें, जैसे हम बात कर रहे हैं यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप वगैरह। ईच कंट्री हैज इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक्स। वो कैसे कार्रवाई करेंगे ये उसमें बताएंगे, सेंट्रल एजेंसी होगी, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो डॉक्यूमेंट करके उन्होंने सबमिट किया हुआ है। जब ये संधि बनी थी, भारत इसका हिस्सेदार नहीं था, लेकिन जनवरी 12, 2009 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें यह कहा गया कि ये जो सीपीसी, अपना जो कोड फॉर सिविल प्रोसीजर है, सीपीसी के माध्यम से द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby declares that the provision of the said section shall apply to all civil courts in all the countries who are party to Hague Convention on the service abroad judicial extrajudicial documents in civil और commercial matters। तो जो सीपीसी में जो सेक्शन क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 29 है, इसके तहत कहा गया कि जो हमारे यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड है, हम वही फॉलो करेंगे। जैसे हमारे यहाँ सम्मन जारी किए जाते हैं, हम वैसे ही आपके सम्मन भी पहुंचा दिया करेंगे। कौन कौन से देश हैं? तो जितने ग्रीन शेडेड कंट्रीज हैं वो इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अभी जैसे अडानी साहब के केस में केस चल रहा है अमेरिका में, और जिसको बुलाया गया है वो है इंडिया में। अब यहां से डॉक्यूमेंटेशन आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी। पहुंचाने के बाद कि हाँ ये डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए गए हैं, वो इंफॉर्मेशन वापस
फिर अमेरिकन कोर्ट को दी जाएगी कि समन ड्यूली डिलीवर हो गए हैं। लेकिन इसमें भी चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे प्रोसेसिंग डिलेज इन सम ज्यूरिडिक्शन, चिट्ठी ही नहीं पहुंची, आने जाने में टाइम लग गया, कोई और कारण हो गया, आपने कहा कि 1 महीने बाद पेशी है, पता लगा चिट्ठी 2 महीने बाद आ रही, तो ये सब समस्याएं भी हो सकती हैं। ट्रांसलेशन रिक्वायरमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब ट्रांसलेशन किसने किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन शब्दों का इस्तेमाल अगर हम भारत में करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है, हमारे यहाँ उन शब्दों का लीगल मतलब कुछ और है। दूसरे जुरिडिक्शन में जिन्होंने सिंपल ट्रांसलेशन किया उन्होंने कोई और शब्द और वोकेबुलरी का इस्तेमाल किया, तो कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और सम कंट्रीज डू नॉट अलाउ सर्टेन सर्विस मेथड्स लाइक पोस्टल सर्विस। वो कहते हैं हम पोस्टल मेथड नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता वहां पे गांव में या इतने रिमोट एरिया में कौन गारंटी देगा कि सर्विस हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पे एक ट्रेसेबिलिटी का इशू भी शायद बन सकता है, डॉक्यूमेंट खो भी सकता है, तो जिम्मेवार कौन होगा। एक केस स्टडी रियल वर्ल्ड की हम ले लेते हैं, आजकल अडानी साहब की चर्चा है। यूएस ऑर्गेनाइजेशन सूड ए फॉरेन एंटिटी, अमेरिका की एक संस्था ने, फॉरेन एंटिटी मतलब भारतीय है यहाँ पे, एक भारतीय के खिलाफ कार्रवाई करी। सर्विस ऑफ प्रूफ वाज अटेम्प्टेड अंडर हेग कन्वेंशन। अब उन्होंने कहा कि साहब सम्मन भेजा जाए, अब किसका इस्तेमाल करें, अमेरिकन कोर्ट डायरेक्ट तो भारत में दे नहीं सकता, जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो हेग कन्वेंशन के माध्यम से आएंगे। सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री प्रोसेस्ड एंड कंफर्म द सर्विस। अब ये चिट्ठी जब सेंट्रल अथॉरिटी में आएगी तो उसको प्रोसेस करेगी सेंट्रल अथॉरिटी ने। अगर आप देखें तो वहां पे फिर गुजरात के कोर्ट को ये कहा है कि आप जाके सर्विस करें। अब जब उस गुजरात का कोर्ट के पास जब चिट्ठी गई तो गुजरात का कोर्ट लोकल एसएचओ को देगा कि आप जाइए सर्विस करके आइए, जज तो खुद जाएंगे नहीं, वो एसएचओ को बोलेंगे। अब एसएचओ ये भी कह सकता है कि साहब इस मेरे कार्य क्षेत्र में जो आपने दिया है वहां पे इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है या मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, तो मैं आपको समन वापस भेज रहा हूं, मैं सर्विस नहीं कर पाया। गुजरात कोर्ट ने यह कहा है कि आप हमें वापस नहीं भेजेंगे, आप उस एसएचओ को भेजेंगे जिसके क्षेत्र में अडानी साहब का घर आता है, और वो एसएचओ जाके सर्विस करेगा, और हमें सर्विस का प्रूफ चाहिए, हमें वापस लेटर नहीं चाहिए कि साहब हमें आदमी नहीं मिला हम क्या करें, हमें ये नहीं चाहिए। आपका पुलिस डिपार्टमेंट आपस में तय करे कि कौन सा थाना लगता है और कौन जाके समन सर्विस करेगा, हमें कंफर्मेशन चाहिए, चिट्ठी वापस नहीं चाहिए। तो ये आदेश दिल्ली की तरफ से गुजरात के कोर्ट को गया, गुजरात के कोर्ट ने गुजरात में अहमदाबाद पुलिस को कहा, अब अहमदाबाद पुलिस वो समन सर्विस करके वापस गुजरात कोर्ट को, और कोर्ट वापस सेंट्रल अथॉरिटी को कहेगा कि हाँ जी समन सर्विस हो गया है। दिस एंश्योर्स लीगल कंप्लायंस एंड रिकॉग्निशन। अब वो नहीं कह सकते कि साहब हमें सम्मन नहीं मिला है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किस तरह से कार्रवाई होती है ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द हेग सर्विस कन्वेंशन सिंप्लीफाइज क्रॉस बॉर्डर लीगल सर्विस, एंश्योर्स प्रोसेस एंड कंप्लायंस, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रोसेस हेल्प इन इंटरनेशनल लिटिगेशन। हो सकता है कि आप भी आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आपसे पैसा लिया और भाग गया, मटेरियल नहीं दिया, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, अब आप उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो कभी कभी आपको ये लगता होगा यार वहां सम्मन कौन देगा, उसको बुलाएगा कौन। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपको बताने का पर्पज ये था कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं और किसी भी तरह का आपका सिविल या बिजनेस डिस्प्यूट है, क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास एक रास्ता है उस अपराधी तक या उस विटनेस तक पहुंचने का जो आपके कानून में मदद कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, एक नई चीज हमने आज आपसे चर्चा करी। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।